तो मगरुआ ने एक बार फिर से अपना चौपाल सजा लिया है, क्योंकि चुनावी चौपाल है, चुनाव का मौसम है, बिहार में घमासान छिड़ा हुआ है। आज चलते हैं बक्सर की ओर। युवा सुधाकर एक बार बक्सर से चुनावी मैदान में है। अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया गया है। एनडीए की तरफ से मिथिलेश तिवारी हैं, और हमारे साथ बक्सर से पत्रकार जुड़ रहे हैं मनोज। मंगरुआ ये मान के चलता है कि मंगरुआ की जो भाषा शैली है, जो उद्गार है, जो जुझारूपन है, वैसे ही पत्रकार है मनोज का। हाल बा बक्सर के। बक्सर में एकदम घमासान मचल बा। अश्वनी कुमार चौबे के टिकट कटले के बाद भी विरोध बा धरातल पर। वजह एक बा, अश्वनी कुमार चौबे बाहरी बक्सर के लिए, और जो फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो टिकट मिला है मिथिलेश तिवारी को, वो भी गोपालगंज के रहने वाले हैं। और यही कहा जा रहा है कि एक बाहरी से छुटकारा बक्सर के लोगों को मिला, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां रही कि पुनः एक बार बाहरी को ही थोप दिया गया। लेकिन अश्वनी चौबे तो यज्ञ वज्ञ कराते थे, वहां क्षेत्र में बड़ा यज्ञ पूजन में सक्रिय रहते थे, बाबा थे, तब बाबा वाला तो काम वो करते ही थे। क्या विकास किए कि नहीं? 10 साल में 2 बार 2 टर्म रहे वो। क्यों नाराजगी थी? क्यों काट आ, दिया गया? सवाल तो यही है। आप वहां के पत्रकार हैं। आखिर भाजपा ने, एनडीए ने ये फैसला लिया होगा, बाहरी भीतरी क्या होता है। नरेंद्र मोदी भी बनारस में जो आए हैं वो बाहर से चल के ही आए हैं, और अब की बार 400 पारा। अश्वनी चौबे तो बिहार के ही नेता हैं, लेकिन 10 साल में अश्वनी चौबे किए क्या? 10 साल में अश्वनी कुमार चौबे न अपने वर्करों को संतुष्ट कर पाए, ना ही अपने आम मतदाता को, और ना ही बक्सर के लिए कुछ ऐसा नजीर पेश कर पाए कि ताकि उनको लोग याद करें कि 10 साल तक सांसद रहे। वो भी उस सरकार में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और उसमें वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी 2-3 विभाग के साथ भी रहे। लेकिन एक ईंट, एक उनका शिलान्यास या एक उद्घाटन बड़ी इमारतों के लिए, बड़े संस्थानों के लिए नहीं है। तो आक्रोश चौतरफा था। पार्टी के जो जिला स्तर के जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हुए या महामंत्री हुए, या फिर जो उस तरह के जो बहुत काबिल नेता हैं, उन लोगों ने पुतला दहन तक किया बक्सर में। तो एक तरफ पार्टी के बड़े वर्कर नाराज, आम मतदाता नाराज, और आम मतदाता के बाद जो विकास की जो बातें हो रही थी, सबका साथ सबका विकास, तो मैंने पहले ही कहा कि एक शिलालेख, वो शिलान्यास का हो या उद्घाटन का, बड़े संदर्भों में जब वो मंत्री रहे। हाँ, लेकिन भागलपुर में कहा जा रहा है कि वहां पे एम्स चला गया जब वो फर्स्ट फेज में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री थे। तो बक्सर को स्वास्थ्य उन्होंने राज्य दस मंत्री थे। साल में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य दस साल मंत्री। में कुछ, हाँ, 10 सालों में इन्होंने कुछ दिया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 20-21 साल हो गया बक्सर को केंद्रीय विद्यालय मिले हुए, लेकिन आज तक बक्सर का केंद्रीय विद्यालय किराए के मकान में चलता है। और जहां एक कमरे में 30 बच्चों को बैठने का जो एक गाइडलाइन है, एक कमरे में 80-90 बच्चे बैठते हैं, और बक्सर का केंद्रीय विद्यालय किराए के मकान में चलता है। यही विकास है बक्सर का। तो एनडीए के लोगों की, मैंने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, वो भी चौबे जी से नाराज थे। हालांकि बड़ा पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, सुबह सुबह उठ के पूजा वूजा करते हैं, धर्म कर्म वाले आदमी हैं। धर्म कर्म वाले आदमी अपने सटे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी हैं। उनसे बड़ा कोई पीठ का कोई पीठाधीश्वर नहीं रहा होगा। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, उद्घाटन भी हो गया। तो एक संत वो भी है जो संत होते हुए भी सियासत के शीर्ष पर है, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और वहां के वो मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए। लेकिन प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया। आसवानी चौबे को केंद्रीय मंत्री के रूप में मौका मिला, तो मनोज का आरोप है कि बक्सर में लाना चाहिए था, क्योंकि वहां का, हालांकि भागलपुर के रहने वाले हैं, भागलपुर के प्रति उनका कर्तव्य था, लेकिन जनप्रतिनिधि तो जनता के लिए होता है ना, वही चुनता है, वही विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, मंत्री बनाता है। लेकिन हिम्स चला गया भागलपुर में।
स्मार्ट सिटी वगैरह कुछ बनाए कि नहीं बक्सर वक्सर में कुछ? स्मार्ट सिटी की बात छोड़ दीजिए, एक हमको लगता है कि एनडीए फर्स्ट सरकार जो बनी थी, एनडीए वन, उसमें गांव को गोद लेने की एक परंपरा शुरू हुई थी और इसकी हुंकार भरा था नरेंद्र मोदी ने। जी अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर लोकसभा के विधानसभा रामगढ़ के एक बहुत बड़े गांव जिसका नाम है बड़ौरा, उसको गोद लिया था। और वह गांव अभी भी गोद में ही है, गोद से नीचे नहीं उतरा, जबकि उम्र हो गई 9 साल। लेकिन बच्चे 9 साल गर्भ में रहने के बाद जब वो आते हैं बाहर, जब बच्चा वो बाहर आता है तो 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने या 1 साल के बाद वो रेंगने लगता है। 3 महीने के बाद वो चलने लगता है और 6-7 साल में दौड़ने लगता है। लेकिन वो गोद लिया हुआ गांव अभी गोद में ही है। और विशेष हम नहीं कहेंगे, तो यही है ऐसा यहाँ का विकास। तो ऐसा लगता है कि 2 टर्म रहने के बाद चौबे बाबा की भी उम्र हो गई थी। काफी दिनों से, काफी वर्षों से, कई दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तो लगता है कि उम्र हो गई थी, इसलिए अब की उम्र को मैं इसलिए उम्र को मैं इसलिए टिकट कटने का कारण नहीं मानता, क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे से उम्र दराज राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह को टिकट मिला, वह दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई तो और मैं उम्र, हाँ, कोई और कारण रहा होगा चौबे बाबा गोद लिए हुए गांव को देखिए देखिए हमको लगता है कि 3-4 महीने पहले बीजेपी ने बड़े पैमाने पे लगभग सभी सीटों पे इंटरनल सर्वे कराया था। और उस सर्वे में भी अश्विनी कुमार चौबे कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे। आ, और चूंकि 2 सर्वे कराया, एक पब्लिक डोमेन में आम लोगों के बीच, और दूसरा जो उसका जो सर्वे था वो था पार्टी के भीतर। तो दोनों जगह अश्विनी कुमार चौबे फिट नहीं बैठे, तो यही अब तो कारण है कि अब तो टिकट। अब तो चूंकि चौबे बाबा का टिकट कट गया है, कुछ और बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत जुगाड़ू टाइप के नेता सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी से भी उनका अच्छा है, पूजा पाठ करते हैं, संग वंग में पकड़ है। लेकिन मिथिलेश तिवारी ही क्यों लाए गए, ये बड़ा सवाल है। मिथिले मिथ, दो बातें खुलकर सामने आई। जब जैसे ही मिथिलेश तिवारी का नाम बक्सर लोकसभा के लिए आया, तो जो यहाँ पे अच्छे अच्छे थिंकर हैं, चाहे वो पत्रकार हो या गैर पत्रकार हो, उनका ये मानना है कि मिथिलेश तिवारी अश्विनी कुमार चौबे के शिष्य रहे हैं। और जैसे ही पता चला कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे ही आदमी को टिकट मिल जाए, तो ये भी कहा जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलने के पीछे अश्विनी कुमार चौबे का कहीं ना कहीं सहयोग है। तो मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला है, अश्विनी कुमार चौबे की विदाई हो गई है, बाबा ने अपने अपने पाक को तिवारी जी के सर पे रख दिया, लेकिन बक्सर की जनता को लग रहा है कि कहीं बाबा भागलपुर के लिए विकास के लिए लग गए थे, तो मिथिलेश तिवारी कहीं गोपालगंज पर तो ज्यादा नजर नहीं रखेंगे। बक्सर के लोग कह क्या रहे हैं, आखिर अब तो हो गया, टिकट हो गया, सुधाकर भी लड़ गए। सैद्धांतिक तो सैद्धांतिक तौर पे अगर आप देखिएगा तो निश्चित तौर पे ये कहा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी भाषणों में कहते हैं कि कम हर जगह चुनाव लड़ रहा है। तो जब पार्टी का वो प्रतीक चिन्ह है, लेकिन वो निर्जीव है, लेकिन चुनाव निर्जीव नहीं सजीव लड़ता है। जहां तक बाहरी और भीतरी की बात है, तो मैं एग्जाम्पल बिहार के भीतर दे रहा हूं। बिहार में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं और जिला भी है। लेकिन कोई भी वो चला जाए, नालंदा जो नीतीश कुमार का पैतृक जिला है, और नालंदा जैसा विकसित जिला बिहार के भीतर कहीं नहीं मिलेगा। गोपालगंज अगर आप चले जाएं, लालू यादव का पैतृक जगह है, और गोपालगंज में जो भी कुछ हुआ है, मेरे हिसाब से सबने किया है, लेकिन सबसे अधिक सहयोग जो रहा है वो लालू प्रसाद यादव का रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो आदमी बाहर नौकरी करता है, एक ही परिवार में होता है, उसका बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है या फिर नवोदय में पढ़ता है, लेकिन गांव वाला जो भाई होता है, जो खेती करता है, उसका बच्चा गांव के प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ता है। तो आप यही मानिए कि जो स्थानीय रहेगा वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में सोचेगा। जो बाहरी होगा वो क्यों सोचेगा। आप अश्विनी कुमार चौबे 10 साल बक्सर के लिए रहे, लेकिन वो तो चले गए भागलपुर। लेकिन जो यहाँ के रहते
तो यही के रह जाते और उनसे हिसाब उनके आपसी राजनीतिक जीवन तक लोग करते, पूछते कि आपने किया क्या है। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे से कौन पूछने जाएगा आज के बाद? जब उनका टिकट कट गया तो कल उनसे पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह से मिथिलेश तिवारी से भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा जब वे एक दो चुनाव जीतने हारने के बाद चले जाएंगे। सवाल जब भी होगा तो अपनों से होगी। तो मिथिलेश तिवारी को बक्सर के लोग अपना मानते हैं कि नहीं, इसका फैसला तो चुनाव नतीजों के बाद होगा। लेकिन मिथिलेश तिवारी के अपोजिट लड़ रहे हैं राजद से सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह तो वहीं के रहने वाले हैं, विधायक भी हैं। लोगों का रुझान क्या है? क्या जगदानंद सिंह जैसा सुधाकर सिंह जीतने में कामयाब होंगे, या जैसे जगदानंद जी लटक जाते हैं ये भी लटक जाएंगे? या क्यों चुना जाए युवा सुधाकर को, ये भी सवाल है। राजनीति में कोई आखिरी बात नहीं होती है और कह देना कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते तो हार जाते। इसीलिए एक सीट गंवाने की डर से भाजपा ने एक नया उम्मीदवार दिया है, वो भी युवा। अब आप समीकरण के हिसाब से देखें तो मैं अगर बात 1996 से करूं, लालमुनि चौबे पहली बार बक्सर में भाजपा को जिताए, लगातार 4 बार सांसद रहे, लेकिन वो भी स्थानीय नहीं रहे। वे कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा से वो आते थे। लेकिन 2009 में जब परिसीमन हुआ बक्सर का तो कैमूर जिले का एक विधानसभा रामगढ़ वो चला गया बक्सर में। तो बक्सर के लोगों का यही मानना है कि क्या बक्सर के लोगों के नियति में यही लिख दिया गया है कि बाहरी ही नेतृत्व करेगा। जगदानंद बक्सर संसदीय क्षेत्र से एक बार नेतृत्व किए, 2009 में वो चुनाव जीते, 5 साल तक वे यहाँ के सांसद रहे। इसके बाद फिर अश्विनी कुमार चौबे ने उनको 2 बार हराया, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव। जगदानंद के चुनाव हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण रहे हैं दद्दन यादव, जो डुमराव से विधायक रहे, निर्दलीय चुनाव जीते और वे लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे। क्योंकि दद्दन यादव राजद की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कतिपय कारणों से उन्हें 2002 के आसपास पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और वे बाहर ही हैं। लेकिन इस बार फिर वे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा या उनके लोगों के द्वारा। तो सुधाकर की गाड़ी रुक जाएगी, या विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में जो उनका काम काज है उस पर बक्सर के लोग भरोसा करेंगे? सुधाकर सिंह पहली बार विधायक बने हैं रामगढ़ से, और रामगढ़ की जो तासीर रही है वो विकास की तासीर रही है। और रामगढ़ विधानसभा अपने आप में भी एक एग्जाम्पल है पूरे बिहार के लिए। आज के 20 साल पहले रामगढ़ विधानसभा की जो नहरें हैं उसकी पक्की लाइनिंग हो गई, और आज सोचा जाता है कि नहरों की पक्की लाइनिंग कराई जाए। तो विकास के मामले में रामगढ़ एक एग्जाम्पल हो सकता है बिहार के भीतर। सुधाकर सिंह का विरोध केवल राजनीतिक लोग कर सकते हैं, लेकिन विकासवादी लोग नहीं कर सकते। जिसको विकास से सरोकार है वो नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी 3 साल उनको विधायक बने हुए हुआ, लेकिन इन 3 सालों में एक विधानसभा के लिए करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की योजना उनकी चल रही है। एक विधायक या एक सांसद वही ताकतवर होता है कि अधिक से अधिक राशि सरकार के भीतर से खींच करके अपने कंस्टिट्यूएंसी में ला देना। नेतृत्व लंबे अरसे तक वही किया है जो विकास की बात किया है, लेकिन जिन्होंने विकास किया लेकिन जनता को लगा कि नहीं उस गति में विकास नहीं है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया रामगढ़ विधानसभा। तो बक्सर के लोग बात को विकास की कर रहे हैं। अभी जो मामला वहां पे चौसा थर्मल पावर का है, वो करीब 2009 के बाद 10, 11, 12 से उसकी स्वीकृति हुई, अभी तक भूमि अधिग्रहण में ही मामला फंसा हुआ है।
उसके लिए किसान आंदोलनरत रहे। एक सप्ताह पहले लाठियां चली, बर्बर तरीके से किसानों को पीटा गया, मामला हाई कोर्ट में गया है। तो विकास की गति यही है कि योजनाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन धरातल पर वो ईंट कहाँ लगेगी उसका एनओसी नहीं मिल पाता है। तो सुधाकर सिंह तो किसान हितैषी छवि बना, कृषि मंत्री के रूप में भी उनका विरोध इसलिए हुआ तो किसानों की बात करने लगे। सरकार माने सरकार मंत्री का जो दायरा होता है उस दायरे में रहकर तो बात कह ही रहे थे, दायरे से बाहर जाकर भी करने के तैयार थे। तो युवा लोग थोड़ा सा दायरा में बंध के नहीं रहते, लेकिन का दायरा रहता है। सुधाकर सिंह ने मंत्री बनने के बाद जो भी कदम उठाया वो एक आध दो बिंदुओं पे मैं असहमत हो सकता हूं, लेकिन विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उस कानून का एक्सप्लीमेंट करना। तो एज ए कृषि मंत्री अगर उन्होंने कहा कि 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए बिहार में कृषि रोड मैप पे खर्च हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार को तकलीफ लगा, उन्होंने कई सवाल खड़े किए कि हमें लग रहा है कि इस विभाग में गड़बड़ियां हुई हैं, तो जांच कराने में कोई सरकार को, वह भी उस सरकार की जो कहती है कि सुशासन की सरकार है, तो जांच करा देनी चाहिए थी। तो उनका मंत्री पद से हटना उनके लिए फायदेमंद हुआ है। अगर सुधाकर सिंह बिहार के कृषि, अभी भी अगर पूछा जाए कि महागठबंधन की जो 17 महीने की सरकार थी उसमें कौन किस विभाग का मंत्री था और चंद दिन पहले ये सरकार गई है, कोई नहीं बता पाएगा कि कौन आदमी किस मंत्रालय में था। लेकिन सुधाकर सिंह के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सुधाकर सिंह का इस्तीफा देना, एक कहावत है ना कि ऊंची उड़ान के लिए छोटी उड़ान को छोड़ देनी चाहिए। तो इस्तीफा देने से उनको माइलेज मिला है और जातीय समीकरण और जातीय व्यवस्था से ऊपर उठ करके लोग उनको अपना रहे हैं और हमें लगता है कि इसका फायदा उन्हें मिलता भी दिख रहा है। लोग मान रहे हैं कि नहीं, संघर्ष यही कर सकते हैं, तो सरकार से यही लड़ सकते हैं, क्योंकि ऊंची उड़ान के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं और सुधाकर विधायक से लेकर मंत्री के रूप में अपनी छवि करने में कामयाब हुए हैं, युवाओं के बीच रहे। लेकिन रन तो अब की बार 400 पार के गारंटी वाला रन है वो। वैसे में सुधाकर जिस दल से है उसके पास बताने को 17 महीने की उपलब्धि है। जगदानंद सिंह का विरासत होगा, सुधाकर की अपनी छवि होगी, लेकिन बक्सर का जो गणित है उस गणित में और जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, ठीक है मिथिलेश तिवारी बाहरी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाना है ना। सुधाकर तो जीतेंगे तो सांसद ही रहेंगे, ये भी सवाल लोगों के मन में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जब अश्विनी कुमार चौबे 10 साल तक यहाँ के सांसद रहे। लेकिन 10 साल में 10 काम, चाहे वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ का हो, मैं नहीं कहता है कि 500 करोड़ का कोई व्यवस्था, 500 करोड़ की कोई योजना। तो किसी भी जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, प्रधानमंत्री चुनने का, क्योंकि कोई भी आदमी अपने विधानसभा में विधायक बनाने के लिए और लोकसभा में सांसद बनाने के लिए वोट देता है, मत देता है। और कंसेप्ट यही कहता है कि हर किसी को योग्य प्रतिनिधि को चुनना चाहिए ताकि आपकी बात वो सदन में उठाए, आपकी आवाज सदन में उठाए। क्योंकि प्रधानमंत्री एक होता है तो फिर क्या जरूरत है एक ही आदमी इसने पूरे व्यवस्था को संचालित करे। इतना पैसा खर्च हो रहा है चुनाव में, भारत जैसा गरीब देश चुनाव में सर्वाधिक पैसा खर्च करता है, अमेरिका भी इससे पीछे है। 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। भारत और अमेरिका और चुनावी चंदा का प्रश्न बहुत बड़ा है मनोज। हम लोग बक्सर को पर केंद्रित करते हैं। बक्सर में आप भी घूम रहे हैं एक पत्रकार के रूप में, दोनों दल चुनावी प्रचार अपना अपना शुरू किए ही होंगे। उस रुझान को देखते हुए अभी तो शुरुआती जनसभाएं ही होती हो। अभी मोटी मोटी मैं बात ये बता देता हूं कि बक्सर लोकसभा में 6 विधानसभा है, 4 बक्सर का, एक रोहतास का दिनारा और एक कैमूर का रामगढ़। और इन सभी 6 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं।
सभी 6 सीटों पे महागठबंधन के विधायक हैं, और सभी 6 सीटों। बावजूद इसके अश्वनी चौबे चुनाव जीता करते थे। और मिथिलेश नहीं, इस बार 2020 के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, जी, 2024 के संदर्भ में। हाँ अभी अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और 2020 में जो बिहार विधानसभा हुआ था, तो बिहार विधानसभा 2020 में यहाँ के बक्सर के सभी सीटों पर महागठबंधन है। नीतीश कुमार के महागठबंधन से हट जाने के बाद अभी भी जो 6 विधानसभा है वहां पे बक्सर में, उस सब पे महागठबंधन के लोग विधायक हैं। हाँ। अच्छा, तो एक तो विधायक यादव भी होंगे। वो विधायक नहीं है, उनको तो यहाँ इतना कम वोट मिला था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमको लगता है कि करीब 8,500 वोट उनको मिला था। अच्छा अच्छा। और उनका मतलब कि सबसे कमजोर, सबसे खराब स्थिति वाला मतदान रहा है, क्योंकि बार बार आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता समझ जाती है कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों को डैमेज करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दद्दन यादव निर्दलीय भी विधायक बने हैं डुमरांव से, लेकिन 8,000 8,500 मत प्राप्त करना 2020 के चुनाव में आ, यही साबित करता है कि लोकसभा चुनाव में अगर वो आते भी हैं तो रिजल्ट यही होगा। लेकिन तो सुधाकर 6 विधानसभा। ददन यादव हाँ, सुधाकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुधाकर, क्योंकि यहाँ के बारे में मैं चीज बता देता हूँ कि बक्सर लोकसभा में आरजेडी के तथाकथित आंशिक कोर वोटर वो सुधाकर और जगदानंद के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि ये चुनाव हार जाएं और बाकी मतलब कि माई वाई चुनाव जीत जाए। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत उस परिवार का विरोध है, वही वोट वो प्राप्त करते हैं, और वो जब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो मत चला जाता है बसपा पे या भाजपा पे। तो हमें नहीं लगता है कि दद्दन यादव के चुनाव लड़ने से आरजेडी को नुकसान होगा, क्योंकि मनोज अगर वो नहीं लड़ते तो वो। मनोज मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, इसलिए रोकना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि एमवाई का जो कोर वोटर है, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव, आंशिक लालू यादव का जो कोर वोटर है, वो जगदानंद सिंह और सुधाकर का विरोधी है। ऐसे में फिर आंशिक ऐसे आंशिक 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 ऐसे में आंशिक का मतलब 1-2%। 1-2% लोग जगदानंद के विरोधी सुनते नहीं होंगे ना। वो लालू जी से बड़ा करीबी है और बिहार के अध्यक्ष भी है और बुजुर्ग नेता है, तो नया नया जो आजकल युवा कार्यकर्ता है वो जा ही नहीं पता होगा जगदा बाबू के पास। तो डिसिप्लिन वाले आदमी है। हाँ, अब असली बात यही है। तो वही जो 1-2% जो मत है, जो बीजेपी को चला जाता है, बीएसपी को चला जाता है, दद्दन यादव लड़ेंगे तो वो ले लेंगे। तो जितना भी एंटी वोट है, तो वो बीजेपी पे न जाकर के दद्दन पे चला जाए तो बढ़िया है। अब पत्रकार के रूप में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं मैंने किसको जाए तो बढ़िया है, लेकिन 10 साल अश्वनी चौबे नहीं, 10 साल अश्वनी चौबे वहां सांसद रहे हैं। मिथिलेश तिवारी उनके माने इस इनके पगड़ी को उनके पगड़ी बाबा रख के गए हैं। अश्वनी चौबे का के छवि का नुकसान मिथिलेश तिवारी को कितना होगा? यहाँ पे सीधी बात ये हो रही है, मतलब सोशल मीडिया पे एक बात आ रही है कि एकदम सामान्य कार्यकर्ता हैं मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज से एमएलए भी रह चुके हैं और संगठन में बड़े पदों पे भी काम कर चुके हैं। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि क्या शाहाबाद, बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर में कोई सामान्य वर्कर नहीं है, कोई उस तरह का नेता नहीं है, 4 जिले में भाजपा के एक भी नेता नहीं है कि जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सके, या फिर इस शाहाबाद के लोग क्या करेंगे, कब तक झंडा डंडा ढोते रहेंगे। बहुत से काबिल लोग हैं इस शाहाबाद के भीतर। लेकिन सुधाकर ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया होगा, मिथिलेश तिवारी भी कर दिया होगा। क्या मुद्दे उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये तो मिथिलेश तिवारी तो स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं, मिथिलेश तो मिथिलेश तिवारी स्वाभाविक रूप से कह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी तीसरी बार। लेकिन सुधाकर के पास कहने के लिए क्या है? मिथिलेश तिवारी का अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तय ही नहीं हुआ था कि यहाँ से लड़ेगा कौन। 3 दिन पहले टिकट क्लियर हुआ है।
मिथिलेश तिवारी से पहले आईपीएस आनंद मिश्रा की बात सामने आ रही थी, जो असम कैडर के थे, 2011 बैच के आईपीएस थे। 11-12 साल नौकरी करने के बाद वो आगे 37-38 साल उम्र थी उनकी चर्चा, और वो करीब 1 महीने से सोशल मीडिया पे उनके लोग और उनका कैंपेन चल रहा था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वे आज एक बक्सर में ही एक कार्यकर्ता समारोह में शामिल हुए थे। वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन आप इंतजार करिए, हम पूरे वर्करों से पूछेंगे, क्योंकि मैं तो अकेला आया था, लेकिन 2-3 महीने के भीतर मेरे साथ 1 लाख से अधिक का कारवां बन गया है। तो निश्चित तौर पे मिथिलेश तिवारी जो भी कहेंगे वो अपनी बात नहीं कहेंगे, वो नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। 400 पार, या फिर राम मंदिर, या फिर 5 किलो राशन, जो भी सरकार को लगे, नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को लगता है कि हमारा ये नारा हमें चुनाव जिता सकता है, वही बात वो कहेंगे। लेकिन सुधाकर सिंह पिछले 2-3 महीने से चुनाव प्रचार में हैं। बक्सर का ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं रहा होगा बक्सर संसदीय क्षेत्र का जहां तक वो अपना दौरा न कर लिए हों। तो इनका चुनाव प्रचार, क्योंकि महागठबंधन का भी मैनिफेस्टो नहीं बना है, भाजपा का बन गया है अब की बार 400 पार। तो अभी इनका जो चुनाव प्रचार है वो खेती, किसानी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी पे उनका चुनावी प्रवचन चल रहा है। महागठबंधन में तो टिकट भी फाइनल नहीं हुआ है, और उधर मिथिलेश तिवारी का टिकट फाइनल हो गया, सुधाकर का टिकट वो गड़बड़ाएगा तो नहीं चुनाव प्रचार? नहीं, 12 मतलब राजद से 12 लोगों को टिकट मिल गया है। उसमें सुधाकर भी है। जिसमें जिसमें सुधाकर भी हैं, और टिकट मिलने वाले में वो बीमा भारती भी हैं, जहां से पप्पू यादव अभी आंसू भी बहा रहे हैं। चल रहा है क्या होगा क्या नहीं। तो बक्सर में मतलब सुधाकर प्रचार लगातार कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, किसानों के बीच हैं, युवाओं के बीच हैं। बक्सर से उनके परिवार का एक तरफ मिथिलेश तिवारी बाहरी है, दूसरी तरफ बक्सर से सुधाकर सिंह के परिवार का बहुत पुराना नाता है। उस नाते के का कोई प्रभाव है या निगेटिविटी ही है, या जगदा बाबू वहां सांसद थे तो कुछ वैसा कुछ कराया हो जिससे कि जनता में उनकी छवि हो, उसको अगर रेखांकित करना चाहें तो? थर्मल जब यूपीए 2 की सरकार थी केंद्र में, तो जो चौसा में थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट है वो यूपीए 2 की ही देन है। और उस वक्त वे सांसद थे बक्सर के। और बाकी 5 सालों में विकास निधि तो बचती नहीं है। अश्विनी कुमार चौबे की विकास निधि आखिरी साल वाली बच गई है 3.5 करोड़। विकास निधि ही खर्च नहीं कर पाए। जहां तक जाते थे मेरे हिसाब से, ज्यादा बिजी रहते थे बाबा। हाँ, मेरे हिसाब से जो 2024 का जो चुनाव होगा बक्सर का, हमें लगता है कि मुकाबला एकदम नेक टू नेक होगा। और सुधाकर सिंह कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि भाजपा से भी युवा चेहरा है। एक आप इशारा कर रहे थे तो ये मिश्रा जी के विषय में, आईपीएस अधिकारी के विषय में आप कुछ कह रहे थे कि वो कहीं शामिल हुए हैं, 2.5-3 महीने में 1 लाख लोग उन तक जुड़ गए हैं, क्या मामला है? वो भी लड़ सकते हैं क्या? अश्वनी अश्वनी कुमार चौबे का टिकट नहीं कटा था, लेकिन इस तरह की चर्चा थी कि टिकट कटेगा। तो वही आनंद मिश्रा, जो बक्सर के ही रहने वाले हैं, 22 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया था, और उन्होंने वीआरएस लेकर आया। वीआरएस का हमको लगता है कि 3 महीने का कार्यकाल भी पूरा हो गया, और वे दिल्ली में ही जमे थे। और ये माना जा रहा था कि आनंद मिश्रा ही बक्सर से चुनाव लड़ेंगे भाजपा के टिकट पर। मिथिलेश तिवारी यहाँ के किसी के भी जेहन में नहीं थे, यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं के भी जेहन में नहीं थे, दिलो दिमाग में नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। सब लोग मान लिया था कि नहीं, आनंद मिश्रा जो जोड़ी है वो चौंकाने वाला फैसला लेती है। मैं जो ये समझना चाहता हूँ, आनंद मिश्रा क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? 3 दिन पहले ही उन्होंने, 3 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस को बताया था कि 2 दिन आप इंतजार करें। ये भी पूछा गया कि क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन ठहर जाने में ही गुंजाइश है, क्योंकि अभी रास्ता है, और रास्ता अगर नहीं निकल पाता है तो मैं अपने लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों
का राय सुनूंगा और उन लोगों के कहने पे मैं कोई कदम उठाऊंगा। मैं स्वतः अपने मन से मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। और आज उनका कार्यक्रम था, लेकिन अब वे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, एक कल परसों 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, चूंकि यहाँ पे चुनाव आखिरी चरण में 1 अप्रैल को यहाँ पे मतदान है, अरे 1 जून को। तो यहाँ बक्सर में चुनाव होने में भी काफी वक्त है और काफी उलटफेर भी होगा। तो कई चेहरे आएंगे, कई चेहरे जाएंगे। बक्सर में यदि आनंद मिश्रा लड़ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि मिथिलेश तिवारी को थोड़ा परेशानी हो सकती है। ददन पहलवान लड़ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि सुधाकर के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बने। लेकिन अंत में मैं कुछ बातें मनोज आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि दोनों युवा हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों का? ये हकीकत है। अब 400 पार भाजपा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये तो आखिरी दिन पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा। जब बूंद बूंद तालाब भरता है ना, तो बक्सर बक्सर एक लेकिन 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 जो 2014 वाली जो बात थी, जो 2019 वाली बात थी, मैं नहीं देख रहा हूं। राम 2014 और 2019 रामलला विराजमान हो गए, भव्य मंदिर बन गया। बक्सर भी आध्यात्म की धरती है, स्वाभाविक है कि वहां के लोगों में भी खुशी होगी। चर्चा ये भी हो रही है कि गांव के बड़े मंदिरों में 2-4-10 लोग ही पूजा करने जाते हैं, लेकिन गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय, वहां पे 400-500 बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो चर्चा इस तरह की शुरू हो गई है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से ईबीसी अति पिछड़ा कनेक्ट हुआ था, अति पिछड़ा सवाल जवाब कर रहा है। तो अगर 3 से 4% वोट अगर कटा तो कोई भी चुनाव पोल वोट के 2-3% के मार्जिन से ही जीतता है। तो मनोज तो की अगर 3-4 मनोज की रुचि चूंकि आंकड़ों के विश्लेषण में है, तो ये आंकड़ों का गणित समझाते जाएंगे। लेकिन मंगरुआ चूंकि समाज शास्त्र का छात्र है, तो सीधे लाठी कपार पर वाला है, वहां ये समझना चाहता है कि अभी तो दूर है, 1%, 2%, 3% नेता आएंगे, बात कहेंगे, लोगों का मन मिजाज बदलेगा। लेकिन अभी तक जो लोगों का मन मिजाज है, उस मन मिजाज में मनोज यही कहना चाह रहे हैं, और मंगरुआ जो समझ रहा है कि अभी कांटे का टक्कर है, शुरुआती है, हाँ, का टक्कर है। अचानक लाइट को निश्चित तौर पे हाँ, लाइट चली गई। निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव 2014 और 2019 से ठीक उलट होगा। वोटों की मार्जिन कम होगी, सीटों की संख्या घटे बढ़ेगी। तो मनोज से हम लोग समय समय पे बक्सर को लेके, आरा को लेके, उस इलाके के जो भी सीट है उसको लेके बतकही करते रहेंगे। आपकी बातचीत बक्सर पर केंद्रित थी। धन्यवाद मनोज। धन्यवाद, नमस्कार।